पावर ऑफ पंख। जी हां, यही शीर्षक है इस कहानी का। पंखों की शक्ति के बारे में व्यक्त किया गया है एक भाव, एक अभिलाषा, एक ऐसी भावना जो एक नन्हे से प्यारे से सुंदर से कबूतर के बच्चे की है। तो आइए सुनते हैं पावर ऑफ पंख। रात में बारिश बहुत तेज हुई थी। मैं अपनी मां के साथ घनी पत्तियों के बीच बैठा था। उस पर एक अजगर सांप का पहले से बसेरा हुआ करता था, लेकिन वह उस समय अपने शिकार पर गया था जब हम यहां पर आए थे। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। मैं एक कबूतर मां का प्यारा सा बच्चा हूं। मेरा नाम बब्बल है, जिसे मेरे डैड ने बड़े प्यार से रखा था। ये बात अलग है कि वो अभी हमारे साथ नहीं है। मां ने बताया था कि वह किसी दूसरे देश गए हैं। दरअसल मेरे डैड बहुत बहादुर कबूतर थे, शायद इसलिए उन्हें सेना में काम मिल गया था। सेना के अधिकारी उन्हें जासूसी सूचनाओं के लिए यहां वहां भेजा करते थे, जहां हर समय उनके जान को खतरा होता था। फिर भी वह अपने फर्ज को बखूबी निभाना जानते थे और देश के लिए जीना या मरना चाहते थे। अभी वो कहां होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे बोल कर गए थे कि बेटा जल्द मिलेंगे। हां, तो मैं बोल रहा था कि रात काफी गहरी हो गई थी। बारिश जोरों की हो रही थी। हम जिस घोंसले में रहते थे वह बारिश और आंधी के चलते बह गया था, उजड़ गया था। मां मुझे अपने पंखों में छिपाकर जिन टहनियों पर पत्तों के बीच में बैठी थी, वह जगह सुरक्षित तो लग रही थी, लेकिन थी नहीं। उस घुप अंधेरे में मैंने भी महसूस किया था कि टहनियां हिल रही थीं, जैसे कोई हमारी ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। तेज हवाओं के चलते पत्तों में उठने वाले शोर, बड़ी बड़ी बूंदों के पत्तों से टकराने की आवाज के बीच टहनियों के हिलने के एहसास को सिर्फ मैं होता तो शायद भले नजरअंदाज कर देता, परंतु मेरी मां ऐसा कैसे होने देती। वह तो सारी रात जैसे मेरी सुरक्षा के लिए ही जागती थी। मैं अभी छोटा था, शायद इसलिए वह मेरी चिंता ज्यादा करती थी, लेकिन मैं अपने डैड के जितना उड़ सकता था ये बात वह मानती ही नहीं थी। अरे ये क्या, अगले ही क्षण वो इम्तिहान देने वाली घड़ी आ गई जब मां जोर से चीखी, उड़ बब्बल। हमने डाल छोड़ दिया था। हम पर बड़ा हमला हुआ था, अजगर के बड़े जबड़ों के भयंकर झपट्टे का हमला। मां को तो उसका नाम भी मालूम था, साकाल। हां, यही नाम था उस महाकाल का, जिसके शातिर चाल से हम मां बेटे अभी अभी बाल बाल बचे थे। और अब हम उस घने जंगल से काफी दूर थे। बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हमने उड़ना जारी रखा था। यह मेरी सबसे ऊंची और लंबी उड़ान थी। मां को कैसे मालूम था कि मैं इतना उड़ सकता हूं? मुझे लगता है कि वह चाहती थी मैं उड़ूं, खूब उड़ूं। इसलिए तो उन्होंने मुझे थकने या रुकने के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। भोर होने लगी थी, हमारी उड़ान जारी थी। मुझे मेरे डैड की याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि काश आज वो हमारे साथ होते। मां ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे अब भूख लगने लगी थी। यह बात मेरे मन में चल ही रही थी कि मां ने कह दिया, हमें यहां नीचे जो नदी दिखाई दे रही है, इसके किनारे रुकना चाहिए, शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए।
मैंने मुस्कुराकर माँ की ओर देखा और अगले ही क्षण हमने अपने पंखों को विराम दे दिया। कितना सुकून मिल रहा था। अब हम एक बागान में कुछ पौष्टिक व नरम दाने चुग रहे थे। मैं बहुत खुश था। यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। यहाँ दूसरे पंछी बड़े खुशहाल नजर आ रहे थे। खाने पीने की इस इलाके में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी ताजे दाने डाले हों। हम जहां दाने खा रहे थे उसके ठीक ऊपर एक घने पेड़ पर बैठे बहुत से पंछी चहचहाने के साथ एकाएक फर से उड़ गए। ये वो कोलाहल था जो वज्रपात होने पर सुनाई देता है। हम चौंक कर ऊपर देखे, तभी एक बड़ा सा जाल आकर हमारे ऊपर उल्का पिंड की तरह गिर गया। हम माँ बेटे ही नहीं, कुछ और भी दूसरे प्रजाति के चिड़ियों ने जैसे प्राण त्याग देने वाला करुण क्रंदन किया हो। लेकिन अब क्या फायदा। अब हम और हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथों में जा चुकी थी और वह अपनी मजबूत बाजुओं से उस जाल को समेटे हुए हमारे करीब आ रहा था। जो जितना फड़फड़ाया वह उतना ही फंसता चला गया। वह शिकारी थे अब जिनके हाथों में हमारी जिंदगी न जाने कब तक सुरक्षित थी। वह ताजे छींटे हुए दाने मुझे अब जहर की तरह लग रहे थे। मेरी सांसें घुट रही थीं। माँ उदास थी। कहीं वो ये तो नहीं सोच रही थी कि हम उसकी वजह से इस हाल में जा पहुंचे थे। अब बारी मेरी थी जो उसे यह एहसास कराए कि हम जिस भी हाल में हैं उसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है सिवाय हमारी किस्मत के। इसलिए हम में से किसी को भी खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। यह सोचता हुआ मैं अपने नन्हे चोंचों को माँ के पंखों से सहलाया और मुस्कुराया भी, पर वह अब भी उदास थी। जाल सहित कुछ ही क्षणों में हमें एक वैन में डाल दिया गया था। अब हम कहाँ जा रहे थे हमें कुछ मालूम नहीं था। बस वैन के विंडो से आसमान के नीचे जैसे पेड़ों के पत्ते हमसे दूर भागते जा रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी पलकें इसलिए मूंद ली कि कहीं आंसू टपके तो माँ देख न ले। न जाने कब और क्यों आंख लग गई थी मेरी। एकाएक ऐसा लगा जैसे मैं फिसल रहा हूँ। रेत का एक टीला है, वहां से रेत खसक रही है, खसक कर बहुत नीचे नदी की गहराइयों में जाकर गिर रही है और मैं उसी रेत के साथ सरक कर गिरता जा रहा हूँ। मेरे गिरने पर बहुत से कबूतरों के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे ये क्या, मैं सपना देख रहा था। जिस जाल में हम फंसे थे उसे खींचकर वैन से उतारा जा रहा था और पहले से कैद बहुत से कबूतरों के कैद खाने में हमें भी झोंक दिया गया। कहीं एक शब्द सुना था मैंने, काल कोठरी। क्या ये वही तो नहीं जिसमें घुप अंधेरा था, या फिर रात हो गई थी? क्योंकि वैन से निकलने से लेकर कोठरी में ढकेले जाने तक तो मैं नींद में था, डरावने सपने देख रहा था, इसलिए बाहर के हालात क्या हैं जान नहीं पाया। अरे माँ, माँ कहाँ हो आप? मैं यही हूं तुम्हारे साथ। माँ बिल्कुल करीब थी मेरे। थैंक्स गॉड। माँ रात हो गई है क्या? मैंने उस चीख पुकार के बीच यही माँ से प्रश्न किया था। माँ ने कहा, नहीं बच्चे, दोपहर का वक्त है ये, लेकिन सुबह अब न जाने कब होगी। मैं समझा नहीं माँ। मैंने बोला, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, इस चीख पुकार में कुछ तो कमी आएगी। माँ ने जैसे मुझसे निवेदन किया हो। कुछ ही क्षणों में वह आवाज इतनी तेज होने लगी जैसे बाहर भूकंप आया हो। हम हेलीकॉप्टर के सहारे उस कंटेनर सहित हवा में उड़ रहे थे।
मुश्किल से 20 मिनट बाद हमें नीचे उतार दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई नदी या बॉर्डर पार कराया जा रहा हो। उस घुप अंधेरे में और दूसरे पंछी कब से थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम महज आधे घंटे ही रहे, क्योंकि हम सिर्फ किसी कंटेनर में नहीं बल्कि कंटेनर के भीतर एक बड़े पिंजड़े में थे, जो धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा था और हम दिन के खूबसूरत उजाले को देख पा रहे थे। हम किसी जंगल में थे, घने जंगल में, और हमारे इर्द गिर्द कुछ हथियार बंद वर्दीधारी लोग थे। यह वर्दी हमने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह भारत की तो नहीं थी। पिंजड़ा कंटेनर से अभी पूरा बाहर भी नहीं निकला था कि हमारे आसपास हमारे ही कुछ कबूतर भाई बहनों की लाशें हमने देखी, जिनका भूख या घुटन या फिर डर से मौत हुई थी। उन इंसानों की भाषा तो हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन उनकी गतिविधियां ठीक नहीं थीं। वे हमारे साथ क्या करने वाले थे यह हम अभी सोच ही रहे थे कि एक चीख ने मेरे खुशी की सारी सीमाएं तोड़ दी। बब्बल, मुझे ऐसे किसी ने पुकारा जैसे वो मुझे जन्म से जानता हो। डैडी, मैं उनके पंखों के बीच में समा गया। हम यहाँ इस हाल में मिलेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये शायद मेरी मां से कहा होगा, क्योंकि मैं तो उनकी पंखों के बीच छुप सा गया था। अभी इतना ही अनुभव कर पाया था मैं कि तभी हमारे बीच फिर से हलचल शुरू हो गई। बहुत से पंछी फड़फड़ाने लगे, इधर उधर भागने लगे, क्योंकि 4 लोगों के लंबे चौड़े हाथ हमें बारी बारी से पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे और हमें दूसरे हाथों में सौंपा जा रहा था। हम उतने भाग्यशाली भी नहीं रह गए थे इस समय, सो हमारी भी बारी आई। लेकिन इस दरमियान मेरे डैडी ने कुछ खास जानकारी हमें दे दिया था, इसलिए अब हमें वही करना था जो वह इशारा करने वाले थे। मेरे पिता में हमेशा से नेतृत्व करने की क्षमता थी। वे जहां सारी उम्मीदें समाप्त होने लगती थीं, ऐसे में नई संभावनाएं उत्पन्न कर देते थे। अब मैं स्वयं एक मजबूत पंजे की गिरफ्त में था। हमें थोड़ी दूर पर ले जाकर हमारे पैरों में बहुत ही बारीक तारों के सहारे जो बटन सरीखी चीज बांधी जा रही थी, वह विस्फोटक सामग्री थी। ऐसा मेरे डैडी ने मुझे और मां को ही नहीं बल्कि अपने कुछ अन्य साथियों को भी बता दिया था। हम चुपचाप वही कर रहे थे जो वह गलत नियत वाले लोग कराना चाहते थे। हम सबके पैरों में पाजेब बंध चुकी थी। कुछ ही क्षणों में हमें हमारे ही देश की सीमा में हमें छोड़ देना था। जब हम कहीं किसी के छत पर बैठें और हमारे दोनों पैरों में बंधे हुए पेंडुलम आपस में टकराएं, तो एक जोरदार धमाका हो जाए और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए, दहशत फैल जाए। यही मंसूबा था उनका। जैसे जैसे हमारे पैरों में ये बम बांधे जा रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब हम मरने वाले हैं। यह कुदरत का करिश्मा था या कुछ और कि मेरे डैडी के पैरों में जो बांधा गया वह उस खेप का आखिरी बम था। कुछ ही देर बाद हमें उड़ाया जाने लगा था। अब हम लोग अपनी देश की सीमा में थे। हमारी जो डैडी के साथ गुप्त बातें हुई थीं, वह जिन कबूतरों ने ध्यान नहीं दिया था, वह घबराकर आजाद होते ही फड़फड़ाने लगे और गलती से उनके पैर आपस में टकरा गए। वे उड़ते ही विस्फोट हो गए और हमें तो डैडी के लीडरशिप में सबसे पहले अपने देश की सीमा में घुसकर आसमान की तरफ उड़ना था। और एक एक कबूतरों या दूसरी जो भी पंक्षी चिड़िया थीं, सभी को ये हिदायत डैडी की ओर से दी गई थी कि वह अपने चोंचों का आज बखूबी इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे के पैरों में बंधे हुए बम को सभी लोग खोलेंगे। मां ने सबसे पहले मेरे पैरों में बंधे बम को खोला था।
मुझे याद है, और माँ के पैरों में बंधे बम को डैडी ने और मैंने और माँ ने मिलकर डैडी के पैरों में बंधे हुए बम को खोल दिया था। ऐसा ही सबने किया। इधर नीचे वह आतंकवादी हमें छोड़कर वापस जा चुके थे अपने कैंप की तरफ और जीत का जश्न मना रहे थे। तभी हम सब इकट्ठे एक साथ उन पर आसमान से बमों की वह पोटली छोड़ दिए जो कुछ समय पहले तक हमारे पैरों में बंधी हमारे मौत का सामान बनी हुई थी। अब हमारे चोंच से आजाद हो चुकी थी। वह एक साथ उन पर गिरने से आपस में टकराकर आग के एक गोले में तब्दील हो गई थी। उस बारूद के विस्फोट के बीच उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में साफ सुनाई दे जाती हैं। जब भी वह दिन मुझे याद आते हैं, मुझे वह सुगम संगीत भी याद आता है जो इस मिशन से लौटते समय हमारे पंखों से जन्म ले रहा था। उस दिन मैं खूब उड़ा। शाम ढलने से पहले हम अपने उस पुराने जंगल में लौट आए थे जहां सब कुछ बदल तो गया था, लेकिन वह अपने मिट्टी की खुशबू जिसे कहते हैं ना, वह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मेरे डैडी को मेरे पंखों पर नाज हो रहा था। तो इस प्रकार इस कहानी का यहीं पर सुखद समापन होता है। और आप लोग अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल वाला बटन दबा दीजिए जिससे कोई सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय जयकार तो जारी रहेगी। अजय साहनी स्टार आप लोगों के लिए और भी नई नई कहानियां लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।